हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस सेट के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस सेट का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग आपके ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। आपका आंसर है सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरें, धरती की क्रूड में। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्वचालित लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। क्या होता है? ऑटोमेटिक। अब आप अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए तो आप क्या कहेंगे? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं ऑटोमेटिक रूप से होती है। तो आप बताओ कि सूर्य में क्या होती है? तो आप कहते हो सर नाभिकीय संलयन होती है। भाई नाभिकीय संलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संलयन कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वो क्यों होता है? तो सूर्य के कोर में क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ करके हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। मतलब क्या कि सूर्य के कोर में दो नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। दो नाभिक क्या करते हैं सर? एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो जब दो नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य में ये प्रक्रिया क्या होती है? आप करवाने जाते हैं या कोई मशीन के द्वारा होता है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, सूर्य में तो ये प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक रूप से होती है। तो मेरे भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है तो किस में होती है? सूर्य में होती है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में क्या होता है सर? नाभिकीय विखंडन होता है या परमाणु का विखंडन होता है। अच्छा, विखंडन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, टूटना। विखंडन का मतलब क्या हुआ सर? टूटना। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बड़ा सा नाभिक क्या हो जाए? टूट जाए, उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपका परमाणु रिएक्टर है। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये एटॉमिक रिएक्टर होता क्या है? तो ध्यान में रखिएगा कि परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर आपका एक डिवाइस है, या आप कह सकते हो कि सर ये एक संयंत्र है। क्या है सर? एक सिस्टम है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है? उष्मा ऊर्जा में। और फिर उस उष्मा ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आप परमाणु रिएक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं आप सर कि परमाणु रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु रिएक्टर कहते हैं। और परमाणु रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन होती है। क्या होती है सर? नाभिकीय विखंडन होती है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाली डीएनए भाग को क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे सर जीन कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या सर? जीन। अच्छा, आप सभी कहेंगे कि सर हम कैसे कहेंगे कि प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाला डीएनए का भाग जीन कहलाता है? तो मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं या कोई बुक नहीं कह रहा, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कह रहा है। क्या कह रहा है सर? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानव में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या कह रहा है कि मानव में 20,000 से 25,000 तक, 20,000 से 25,000 तक प्रोटीन जो है वो क्या है सर? कि जीन्स कोडिंग है। क्या है सर? जीन्स कोडिंग है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर कि प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए भाग को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जीन कहा जाता है। किसके अनुसार? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या कहता है कि मानव में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें से 20,000 से 25,000 तक जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है सर? जीन्स कोडिंग होती है, यानी कि जीन कोडिंग होती है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि ये जीन है क्या सर? ये जीन है क्या? तो मेरे मित्र ये आनुवांशिकता की इकाई है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी एक सवाल पूछा जाता है, क्या कि निम्नलिखित में से आनुवांशिकता की इकाई कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? सर जीन। आप क्या कहेंगे सर? जीन। एक और क्वेश्चन आपका इससे बन पड़ता है, वो ये कि जीन जो है वो डीएनए का क्या होता है सर? क्रियात्मक इकाई भी होता है, फंक्शनल यूनिट भी होता है।
जीन जो है वो डीएनए का क्या होता है सर, क्रियात्मक यूनिट होता है या क्रियात्मक इकाई होता है। आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं सर डीएनए के बारे में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका फंक्शनल यूनिट कौन है, तो सर इसका फंक्शनल यूनिट जीन है। जीन और क्या क्या काम करता है सर, तो जीन और क्या क्या काम नहीं करता है, जीन का सिर्फ एक ही काम है कि ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज को, अनुवांशिक गुण को पेरेंट से उसके बच्चे में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ध्यान में एक और चीज रखिएगा कि यहाँ पे आप प्रोटीन की चर्चा किए हैं, तो सर प्रोटीन किस एसिड से मिलके बनता है, तो सर प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है सर, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। और आपके ऑप्शन में क्रोमोसोम भी है, तो क्रोमोसोम क्या है सर, को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र बनता कैसे है, तो आपके कोशिका में जो क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है, तो कोशिका विभाजन के दौरान जब ये क्रोमेटिन नेटवर्क छोटे छोटे और मोटी संरचना में टूट जाता है, तो इसी संरचना को क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। केंद्रक आप सभी समझ रहे होंगे कि कोशिका के बीच में एक गाढ़ा सा गोलीय तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। नाभिक, तो ये परमाणु के नाभिक की बात की जा रही है, बायोलॉजी में हम लोग नाभिक नहीं कहते, बायोलॉजी में हम लोग केंद्रक कहते हैं। और जीन तो आपने समझा ही, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर लैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। ध्यान में रखिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि सर जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें डबल पेरेंट्स की ज़रूरत हो, जिसमें डबल पेरेंट्स की ज़रूरत हो, क्या कहलाती है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है या लैंगिक प्रजनन कहलाती है। अच्छा, डबल पेरेंट्स में क्या होगा, तो सर एक मेल होंगे और दूसरा क्या होगा सर, फीमेल होगा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। ध्यान में रखिएगा कि मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सर मेल जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। मेल क्या प्रोड्यूस करेगा सर, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल जो है वो क्या करेगा सर, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा सर, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ओवम बोलते हैं। तो ये स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब क्या कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ये एक दूसरे से निषेचित होकर के या एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होकर के क्या बना लेते हैं सर, युग्मज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, युग्मज बना लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो चर्चा किया गया है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं, ये स्पर्म और ओवम को यहाँ पे जीवाणु कोशिका का नाम दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स संयोजित होती है, तो क्या बनाती है, युग्मज बना लेती है। क्या बनाती है सर, युग्मज बनाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, युग्मज। क्या हो जाएगा सर, युग्मज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी या एसिड से प्रभावित होती है, तब हम लोग इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, कोरेजन ऑफ द मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, धातुओं का संक्षारण कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में ऑक्सीकरण भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे सर कि ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। उपचयन आप सभी समझ रहे होंगे। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। संक्षारण, कोरेजन, बस धातुओं में जंग का लगना या धातुओं का एसिड या नमी के द्वारा प्रभावित होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला
सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर कार्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि कार्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ठीक है, इसी को हम लोग W इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, FS लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में एंगल बन रहा हो, बल और विस्थापन के बीच में एंगल बन रहा हो, तब जो कार्य इक्वल टू फार्मूला होता है, W इक्वल टू फार्मूला होता है, वो क्या होता है, FS cos थीटा होता है। सर क्या होता है सर, FS cos थीटा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कार्य कहलाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आपके ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है, तो संवेग को भी समझ लीजिए। संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल्स टू फार्मूला क्या लिखते हैं, mv। और हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं या मोमेंटम कहते हैं। आपके ऑप्शन में त्वरण दिया हुआ है सर, तो त्वरण हम लोग क्या कहते हैं, तो a इक्वल टू dv/dt कहते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं v-u/t। क्या फार्मूला लिखते हैं, v-u/t। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में भार भी दिया हुआ है, आप सभी समझ रहे हैं। भार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और वेट इक्वल टू क्या फार्मूला लिखते हैं, तो वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अच्छा, यहाँ पे कक्षीय तापमान का क्या मतलब है, रूम टेम्परेचर। क्या कहेंगे सर, रूम टेम्परेचर। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न धातु में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप कहेंगे सर द्रव अवस्था में तो पारा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा क्या होता है सर, रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये पारा है क्या सर, तो ये पारा आपका द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में क्या है सर, पाया जाने वाला धातु है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु के बारे में भी पूछा जाता है, तो स्टार मार्क दे करके आप लिख ही लीजिएगा कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन है सर, तो आप सभी किसका नाम लेंगे, ब्रोमीन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे सर, ब्रोमीन का नाम लेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। धातु पूछेगा तो पारा का नाम लेंगे और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन का नाम लेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। आपका ऑप्शन है जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटिस, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर डेमोक्रिटिस ने अणु शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, डेमोक्रिटिस कौन थे सर, तो ये ग्रीक फिलोसफर थे। अच्छा, फिलोसफर का मतलब क्या होता है सर, दार्शनिक होता है। आपके ऑप्शन में जॉन डाल्टन भी है, तो ध्यान में रखेंगे जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ आपका ऑप्शन है ई रदरफोर्ड। तो ई रदरफोर्ड को हम लोग नाभिकीय भौतिकी का जनक बोलते हैं और इन्होंने परमाणु संरचना के लिए अपना स्ट्रक्चर दिया था, अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। जे थॉमसन, आप सबों को मालूम है कि जे थॉमसन ने किसका खोज करा था, इलेक्ट्रॉन का खोज करा था। साथ ही साथ परमाणु संरचना के लिए इन्होंने भी अपना मॉडल दिया था। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेमोक्रिटिस। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप सभी कहेंगे कि सर हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, इसीलिए अभी तक हम लोग हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा देते हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी जाती है, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में इसका कोई जगह का निर्धारण ही नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी पूछा गया है, तो इससे आपको एग्जाम में 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी से। मेंडलीफ के आवर्त सारणी से आपके एग्जाम में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला चीज़ तो आपका ये पूछा जाता है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित था या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो आप कहेंगे कि सर मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे आधारित था सर? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप किसका नाम लेंगे? मेंडलीफ का नाम लेंगे। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडलीफ के समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर मेंडलीफ के समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को अजनबी तत्व की संज्ञा दी जाती है, स्ट्रेंजर एलिमेंट की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, यह आपसे पूछा जाता है कि अजनबी गैस की संज्ञा दी जाती है। तो आपका जो जेनोन है, आपका जो अक्रिय गैस जेनोन है, इसको अजनबी तत्व या अजनबी गैस की संज्ञा दी जाती है। अजनबी तत्व या अजनबी गैस की संज्ञा दी जाती है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आवारा तत्व के रूप में हाइड्रोजन को जाना जाता है, अजनबी तत्व के रूप में जेनोन को जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन और लगभग ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे इसका आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए क्या होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये पूछा जा रहा था कि जटिल अस्थायी उत्तक है। तो आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया हुआ है कि प्लांट टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं सर, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं सर, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग सरल अस्थायी उत्तक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, इसमें से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाइलम जो है वो क्या है सर? जटिल अस्थायी उत्तक है। बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है आपके सेट में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर कभी भी अस्थायी उत्तक या फिर जटिल अस्थायी उत्तक या सरल अस्थायी उत्तक इस तरह से पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से देंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, हाफ mv² का बस फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर हाफ mv² होता है। अच्छा देखिए, तो आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर मास तो 10 kg दिया हुआ है। अब बेग कितना दिया हुआ है सर? तो बेग जो है सर वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है सर? 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? आपसे पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगी, कैनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर हाफ रख दीजिए, द्रव्यमान 10 रख दीजिए, v² तो 2 बार 5 को गुना कर दीजिए, 2 5 10 हो गया, 5 25 5 125 हो गया सर, 125 जूल। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से जलता नहीं है। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से नहीं जलता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अर्धचालक, कुचालक, सुचालक और मिश्र धातु। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे इस चीज़ को कि हाई टेम्परेचर पे भी जो आपका मटेरियल नहीं जल पाता है वो है मिश्र धातु। वो कौन सा है सर? मिश्र धातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? एलॉय कहते हैं। मिश्र धातु को क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? एलॉय कहते हैं। और ये बनते किससे हैं सर? तो दो धातु या अधातुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से जलता नहीं है, तो मिश्र धातु आसानी से नहीं जलता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके ऑप्शन ए में अर्धचालक भी है। तो ये अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऐसा चालक जिससे थोड़े मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सेमीकंडक्टर कहते हैं या अर्धचालक कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका अर्धचालक किससे बना होता है या अर्धचालक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उपधातु का उपयोग किया जाता है। मेटालाइट का उपयोग किस में किया जाता है सर? अर्धचालक बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि धातु जो होता है वो तो विद्युत का चालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, और उपधातु जो होता है उसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो अब ये कुछ धातु जैसा भी बिहेव करेगा और कुछ अधातु जैसा भी बिहेव करेगा। तो ऐसा चालक जिससे बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन का या विद्युत धारा का प्रवाह हो उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। और इसको बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उपधातु का उपयोग करते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सब चीज़ों का। कुचालक आप सभी समझ रहे होंगे, इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पार कर पाती है। और दूसरा है आपका सुचालक, आप सभी समझ रहे हैं, कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, कंडक्टर जब आप पढ़ रहे हैं ये ध्यान में रखेंगे कि कोई भी आपका चालक पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए कंडक्ट कर पाता है क्योंकि उस चालक पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर पाता है सर? कंडक्शन कर पाता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, वैसे ये 12 गलत लिखा रहा, अब सही हो गया। ऑक्टेव्स, यहाँ पे ऑक्टेव्स नहीं होगा, ऑक्टेट लिखिएगा। ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया है टाइपिंग में, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप सुधार लीजिएगा। न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। क्वेश्चन को आप सुधार करके ऐसे लिख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, हालांकि अभी तक आपको टाइपिंग एरर वाला क्वेश्चन मिल रहा था, लेकिन अगला सेट जो होगा उसमें सारी चीज़ सुधार कर दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। पहले तो आप ये समझिए कि ये न्यूलैंड कौन थे। तो सर न्यूलैंड वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाने में या आवर्त सारणी के ऊपर अपना ये ऑक्टेट सिद्धांत दिया था, ऑक्टेव नियम दिया था। इसके अनुसार, ऑक्टेव नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। ध्यान में रखिएगा एक बार फिर से कि न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत किसके लिए है? तो आवर्त सारणी के लिए है, पीरियोडिक टेबल के लिए, जिसमें न्यूलैंड ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा वो पहले तत्व के क्या होगा सर? गुण के समान होगा।
पहले तत्व के गुण के समान होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत कहते हैं या ऑक्टेव रूल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि न्यूलैंड का ये ऑक्टेव रूल ज़्यादा चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हल्के धातु तक के लिए ही सीमित रहा, ये भारी धातु के पास गया भी नहीं। और सबसे बड़ी खामियां क्या थी कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट सिद्धांत था ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही लागू होता था। और इन्होंने जो बताया था कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुण के समान होगा। जब हमारे पास अक्रिय गैस की खोज हो गई तो अब क्या होता है कि प्रत्येक 9वां तत्व का जो गुण होता है वो पहले तत्व के गुण के समान होता है। तो न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत तो ऐसे भी फेल ही था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम तक ही सीमित रखा, तो कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कैल्शियम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो ये कि न्यूलैंड ने अपने समय में कुल ज्ञात प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी बताई थी? तो न्यूलैंड ने अपने समय में कुल ज्ञात प्राकृतिक तत्वों की संख्या 56 बताई थी, 56 बताई थी। और न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत कैल्शियम तक ही सीमित था। अक्रिय गैस के आ जाने से ये पूरी तरह से फेल हो गया था, इसीलिए ये भी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को बनाने में असफल साबित हुए थे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ही होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, जबकि ऑक्सीजन तो उसका उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण है क्या? आप सभी समझ रहे होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पादप के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बात प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन बनता है। और हाँ, ध्यान में ये भी रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन किस रूप में तैयार करते हैं? ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं, C6H12O6 के फॉर्म में तैयार करते हैं। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि पौधे के द्वारा जितना ग्लूकोज का यूज हो पाता है उतना वो करते हैं, और बाकी ग्लूकोज को वो क्या कर लेते हैं सर? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर किए हुए ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं सर? स्टोर किए हुए ग्लूकोज को स्टार्च कहते हैं, मंड कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप आसानी से समझ पाए होंगे। इसके आसपास या इर्द गिर्द से भी कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के टोटल 1500 प्लस साइंस क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो ये कोर्स आपके लिए है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स आपको किस ऐप पे मिलेगी, तो योर क्लासेस ऐप पे मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।